हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ आवर ऑनलाइन क्लासेस। तो हमने कल तक पढ़ा था द रूल ऑफ द रोड। 144 पेज तक हमने कंप्लीट कर दिया था। 144 पेज पूरा हो गया था और हम इसमें बात कर रहे हैं किस बारे में कि कैसे लोगों की आज़ादी जो है वो दूसरों की आज़ादी पे भी डिपेंड करती है और कैसे हमारी आज़ादी जो है मतलब हर चीज हर काम को करने की आज़ादी में जो है कोई ना कोई कटेलमेंट करनी पड़ती है ताकि सबको आज़ादी मैसर हो। तो नेक्स्ट है पेज नंबर 145 से, एंड देयर इज द मोर हार्मलेस पर्सन हु हैज बॉट अ वेरी ब्लेटेंट ग्रामोफोन एंड ऑन संडे आफ्टरनून सेट्स द थिंग गोइंग। और एक और इंसान ऐसा भी है, ऐसे भी होते हैं इंसान जो कि और हार्मलेस होते हैं, यानी उनसे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन वो क्या करते हैं कि एक ऐसा ग्रामोफोन ले लेते हैं। ग्रामोफोन बेसिकली एक गाना बजाने वाला जो है, समझो एक इंस्ट्रूमेंट है जो पहले होता था टेप रिकॉर्ड टेप से स्टीरियो से पहले। उसमें एक बड़ी सी ऐसी डिस्क होती है, गोल घूमती रहती है, उसके ऊपर ऐसे स्पीकर सा जो है बना होता है, तो वो डिस्क उसमें चलती रहती है, तो उसमें से गाने जो है बजते रहते हैं। तो कहता है कि अगर कोई बंदा जो है ऐसे ग्रामोफोन खरीद ले और फिर जो है संडे को आफ्टरनून में उसको बजाने लग जाए, मतलब उसको ऑन कर दे, ओपन्स द विंडो एंड फिल्स द स्ट्रीट विथ कीप द होम फायर्स बर्निंग, अपनी खिड़की खोले और खिड़की खोल के जो है वो गाना चला रहा हो, कीप द फायर्स बर्निंग, और उसके गाने की जो है वो आवाज जो है वो गलियों तक जा सके। और सिमिलर बेनालिटी, और चाहे वैसा ही कोई और गाना हो जो कि आप शायद कुछ लोगों को पसंद भी ना हो। वट आर द राइट लिमिट्स ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ दिस सॉर्ट, इस टाइप के सोशल बिहेवियर, इस टाइप के समाजी बर्ताव के क्या क्या लिमिट हो सकते हैं, किस हद तक उसको हम जो है वो जायज ठहरा सकते हैं और नाजायज कह सकते हैं। लेट अस टेक द ट्रॉम्बोन एज एन इलस्ट्रेशन अगेन। चलो हम एक बार दोबारा इलस्ट्रेशन जो है वो लेते हैं, किसकी? ट्रम्बोन की, यानी ट्रम्बोन की मिसाल लेते हैं, जो हमने पहले ले लिया है कि बाजा जो है वो कोई बजाए अगर पहाड़ पे जाके तो उसे कोई गर्ज नहीं। आई होप आपकी टेक्स्ट बुक्स जो है वो आपके सामने होंगी इस टाइम, तो साथ में टेक्स्ट बुक्स पे भी ध्यान दें क्योंकि आप हर वर्ड पे जो है ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे। हैजलिट सेड, हैजलिट जो है बहुत बड़े एसेइस्ट हुए हैं, काफी अच्छे अच्छे उम्दा ऐसे लिखे हैं उन्होंने और साथ में क्रिटिक भी हुए हैं, क्रिटिसिज्म भी किया उन्होंने। वो कहते हैं दैट अ मैन हु वांटेड टू लर्न दैट फियरसम इंस्ट्रूमेंट वाज इंटाइटल्ड टू लर्न इट इन हिज हाउस। वो ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान ट्रम्बोन सीखना चाहता है, ट्रम्बोन एक बाजा है बड़ा सा, ऐसे फूंक मार के बजाया जाता है और बड़ी अजीब आवाज होती है उसकी, तो अगर वो कोई सीखना चाहता है बजाना तो वो सीखे अपने घर के अंदर, घर के बाहर नहीं, वो बजाए उसको घर के अंदर। इवन दो ही वॉज अ नॉइजेंस टू हिज नेबर्स बट इट इज हिज बिजनेस टू मेक द नॉइजेंस एज स्लाइट एज पॉसिबल। घर में वो बजाएगा तो उससे हो सकता है कि उसके पड़ोसियों को जो है तकलीफ हो, उनको आवाज जाए इसकी, लेकिन ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसके पड़ोसी ज्यादा तंग ना हो और कम से कम जो है वो डिस्टर्ब करे उनको। ही मस्ट प्रैक्टिस इन द एटिक, उसको इस बाजे को प्रैक्टिस करना चाहिए एटिक में। एटिक हम जिसको हम स्टोर रूम बोलते हैं, घर में जिसमें सामान वगैरह रखा होता है, ठीक है, स्टोर। एंड शट द विंडो, एटिक में प्रैक्टिस करे, स्टोर रूम में, और खिड़की को बंद रखे। ही हैड नो राइट टू सिट इन हिज फ्रंट रूम ओपन द विंडो, उसको उसके पास कोई हक नहीं था कि वो क्या करे कि वो अपने कमरे को, सिटिंग रूम जो मेन रूम है ऊपर वाला रूम, उसमें जाके वो क्या करे, खोले, मतलब वहां विंडोज की खोलकर और वहां पे ट्रम्बोन बजाए। ठीक, हाँ। एंड
blow his noise into his neighbor's ears with a maximum of violence, यानी उसके पास ऐसा कोई हक नहीं है कि वो अपने मेन रूम में जाके जो है इस बाजे को बजाए, खिड़की खोल के, और उसकी सारी आवाज जो है उसके पड़ोसी के कानों में जाए और उसको डिस्टर्ब करे. एंड सो विद द ग्रामोफोन, इफ यू लाइक द ग्रामोफोन यू आर इंटाइटल्ड टू हैव इट, बट यू आर इंटरफेयरिंग विद द लिबर्टीज ऑफ योर नेबर्स इफ यू डोंट डू व्हाट यू कैन टू लिमिट द नॉइस टू योर ऑन हाउस होल्ड. और फिर कहता है कि इसी तरीके से मिसाल जो है वो ग्रामोफोन की है कि आपके हक है कि आप ग्रामोफोन खरीदो, आप उसको घर में जो है बजाओ, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी उसकी आवाज जो है वो पड़ोसी के कान में नहीं पहुंचनी चाहिए, वो उसका डिस्टर्ब जो है वो नहीं होना चाहिए, उसकी आवाज आपके घर तक ही महदूद रहनी चाहिए. योर नेबर्स में नॉट लाइक कीप द हाउस फायर्स बर्निंग, हो सकता है आपके पड़ोसी को ये गाना जो है वो पसंद ना हो. दे मे प्रिफर टू हैव देयर संडे आफ्टरनून अनडिस्टर्ब्ड, और वो प्रिफर करें कि उनका जो संडे आफ्टरनून है वो अनडिस्टर्ब निकले, यानी उसमें उनको कोई तंग ना करे, परेशान ना करे. एंड इट इज एज ग्रेट एन इम्पर्टिनेंस फॉर यू willfully to trespass on their peace as it would be to go unasked into their gardens and trample on their flower beds. और अगर इसके बावजूद जो है अगर आप ये करते हो कि उनको आप डिस्टर्ब करते हो, तो ये तो ऐसा ही हुआ कि आप उनके गार्डन में चले जाओ बिना उनकी इजाजत के और वहां जाके उनके फूलों को तोड़ो, उन फूलों के ऊपर जो है पांव रखो, उनको खराब कर दो. तो जिस तरीके से उनके गार्डन में जाना जो है उनके प्राइवेसी के खिलाफ है, उनके आप उनके जो है वो ट्रेसपास होता है मतलब किसी की प्रॉपर्टी में जो है वो घुस जाना या उसको क्रॉस कर लेना, तो आप उनकी प्रॉपर्टी को ट्रेसपास कर रहे हो. वैसे ही अगर आपकी घर की आवाज उनके घर तक पहुंचे तो ये भी एक ट्रेसपासिंग होगी. आई सपोज द फैक्ट इज दैट वी कैन बी नीदर कंप्लीट एनार्किस्ट और कंप्लीट सोशलिस्ट इन द कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड. फिर राइटर कहता है कि मैं तो ये मानता हूं कि ना ही हम कंप्लीटली एनार्किस्ट बन सकते हैं और ना ही कंप्लीटली सोशलिस्ट बन सकते हैं. एनार्किस्ट क्या हुआ, जो किसी भी लॉ एंड ऑर्डर में ना माने, किसी भी सिस्टम में ना माने, मतलब अपनी मर्जी से आए जो मर्जी कर. कोई किसी का कत्ल करना चाहता है तो वो कत्ल कर ले, कोई चोरी करना चाहता है वो चोरी कर ले, पूछने वाला कोई ना हो. तो ना ही हम कंप्लीटली एनार्किस्ट बन सकते हैं और ना ही सोशलिस्ट बन सकते हैं. यानी सोशलिस्ट हो गया जो हमेशा जो है हम समाज के हिसाब से चलें, खाना पीना भी समाज के हिसाब से खाएं, फिर रहना सहना भी समाज के हिसाब से, तो वो उतना भी नहीं हो सकता क्योंकि एक वर्ल्ड जो है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है. और रादर वी मस्ट बी अ जुडिशियस मिक्सचर ऑफ बोथ, और इसके बजाय हमें दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, यानी हमें दोनों चीजें मौजूद होनी चाहिए. वी हैव बोथ लिबर्टीज टू प्रिजर्व आवर इंडिविजुअल लिबर्टी एंड आवर सोशल लिबर्टी. हमारे पास दोनों आजादियां हैं जिनको हमने प्रिजर्व करके रखना है. प्रिजर्व यानी बचा के रखना है, ठीक है. और वो है, एक है इंडिविजुअल लिबर्टी यानी इनफरादी आजादी, और एक सोशल लिबर्टी यानी समाजी आजादी. इट इज इन द स्मॉल मैटर्स ऑफ कंडक्ट इन द ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल ऑफ द रोड दैट वी पास जजमेंट ऑन आवर सेल्व्स. छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मैटर्स ऑफ कंडक्ट होते हैं, यानी इखलाकी चीजें होती हैं, वहां पे हम क्या करते हैं कि इन रूल्स को ऑब्जर्व करके और फिर अपने ऊपर जजमेंट जो है पास करते हैं. एंड डिक्लेयर दैट वी आर सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड. और हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं, इस बात का ऐलान करते हैं. डिक्लेयर हो गया ऐलान करना या वाजिया कर देना कि हम जो है सिविलाइज्ड हैं, यानी हम जो है तमीजदार हैं, तमद्दुन और तमीज से जो है भरे हुए हैं, या फिर हम अनसिविलाइज्ड हैं यानी हम में तमद्दुन और तहजीब नहीं है. द ग्रेट मोमेंट्स ऑफ हीरोइज्म एंड सेक्रीफाइस आर रेयर. जिंदगी में बहुत ऐसे कम मौके होते हैं जहां हमें हीरोइज्म दिखाने का यानी बहादुरी दिखाने का या कुर्बानी देने का मौका मिलता है. इट इज द लिटिल हैबिट्स ऑफ कॉमन प्लेस इंटरकोर्स दैट मेक अप द ग्रेट सम ऑफ लाइफ एंड स्वीटन और मेक बिटर द जर्नी. लेकिन ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे हम ज्यादातर गौर भी नहीं करते हैं कि जिनसे हमारी जिंदगी जो है वो मीठी या कड़वी हो सकती है. आई होप माई फ्रेंड इन द रेलवे कैरेज विल रिफ्लेक्ट ऑन दिस. और मुझे यकीन है कि मेरे वो दोस्त जो रेलवे में मुझे मिले थे, यानी ट्रेन के उस डब्बे में बैठे थे और जोर जोर से बातें कर रहे थे, कि इस पे गौर करेंगे. Then he will not cease, I am sure, to explain to his neighbor where the French went wrong and where the Germans went ditto. और फिर मैं समझता हूं कि फिर वो इस बात पे नहीं रुकेंगे और फिर वो एक्सप्लेन करेंगे अपने पड़ोसी को कि कहाँ फ्रेंच की क्या गलती थी और जर्मन्स की क्या गलती थी.
बट ही विल डू इट इन अ वे दैट विल परमिट मी टू रीड माई ब्लू बुक अनडिस्टर्ब। लेकिन वो इस लहजे में बात करेंगे, वो इस तरीके से उनको बताएंगे ताकि उससे मेरी ब्लू बुक पढ़ने में डिस्टरबेंस ना हो, यानी मुझे उनकी आवाज जो है वो डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, तो राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं। A.G. Gardiner, he is one of the most popular essayists of 20th century. He wrote his essays under the pseudonym Alpha of the Plough. ये 20th सेंचुरी के यानी 1900 से आगे 1900 से लेकर 1999 तक ये हो गया 20th सेंचुरी। इसके जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट एसेइस्ट हुए हैं, मजमून निगार हुए हैं। और ये एक सीडोनियम का मतलब होता है झूठा नाम, नकली नाम, उनसे जो है अपने ऐसे लिखते थे और वो सीडोनियम था, वो झूठा नाम था अल्फा ऑफ द प्लो। ही वॉज द एडिटर ऑफ द लिबरल पेपर डेली न्यूज फॉर मेनी ईयर्स। काफी अरसे तक वो डेली न्यूज के एडिटर रहे। हिज एसेज आर यूनिफॉर्मली एलिगेंट, ग्रेसफुल एंड ह्यूमरस। उनके एसेज जो है वो बहुत ही ज्यादा उम्दा, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा मजाहिका होता है। उनमें मजाहिक मतलब ह्यूमरस चीजें होती हैं। His uniqueness lay in his ability to teach the basic truths of life in an easy and amusing manner. उनकी यूनिकनेस के यानी उनकी खास बात उनके लिखने की ये है कि वो जिंदगी की जो है छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी सच्चाइयों को भी इस तरीके से पेश करते हैं कि उनको पढ़ के मजा आ जाता है। The pillars of society, pebbles on the shore, many furrows and leaves in the wind are some of his best known writings. ये कुछ ऐसी राइटिंग्स हैं, इनकी कुछ ऐसे काम हैं जो इनके बहुत ज्यादा मकबूल हैं, बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम लीव्स इन द विंड। और जो हमने ऐसे अभी पीछे पढ़ा द रूल ऑफ द रोड, ये किस बुक से है? ये है लीव्स इन द विंड 1918 से। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। टेक्स्ट बुक निकाल लें आप, क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है द राइटर डिस्क्राइब्स द ओल्ड वुमन इन द मिडल ऑफ द रोड बीइंग ऑफ नो स्मॉल पेरिल टू हिम टू हरसेल्फ। दिस मीन्स, इसका क्या मतलब होगा? ऑप्शन है ए है शी वॉज इन अ डेंजरस फ्रेम ऑफ माइंड, शी वॉज रनिंग द रिस्क ऑफ बीइंग रन ओवर बाय द ट्रैफिक, शी वॉज अबाउट टू रन ओवर पीपल ऑन द रोड। तो खुद को उसका क्या नुकसान होने वाला था? ऑन पेरिल टू हरसेल्फ, यानी खुद का नुकसान जो है वो करने वाली थी, वो काफी ज्यादा करने वाली थी। तो वो क्या हो सकता है कि वो मिडल ऑफ द रोड चल रही थी और उस पर गाड़ी जो है वो चढ़ सकती थी। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? बी, शी वॉज रनिंग द रिस्क ऑफ बीइंग रन ओवर बाय द ट्रैफिक। The writer says, question number 2, the writer says, individual liberty leads to social anarchy. Do you agree or disagree? Give reasons for your answer. राइटर ये कहता है कि जो सोशल इंडिविजुअल लिबर्टी यानी इनफरादी आजादी है, किसी इंसान की एक खास उसकी अपनी आजादी, ये कभी कभी सोशल अनाकी को यानी समाज में लॉलेसनेस या समाज को तितर बितर कर देती है। उसमें जो सिस्टम है, उसमें जो पूरा उसका फाइबर है, उसको तोड़ सकती है कभी। क्या आप इस बात पे एग्री करते हैं या नहीं करते? तो हम इस बात पे एग्री करते हैं कि अगर इनफरादी आजादी यानी इंडिविजुअल लिबर्टी जो है वो एक लिमिट को क्रॉस कर दे तो उससे सोशल अनाकी आ सकती है। जैसे कि इस ओल्ड वुमन के बारे में हमने देखा कि वो कहती है कि मेरा तो हक है कि मैं सड़क के बीच में चल सकती हूँ, हम अब आजाद हैं। लेकिन अगर वो देखा जाए तो फिर तो गाड़ी चलाने वालों की भी के पास ये आजादी है, उनके पास भी ये हक है कि वो फुटपाथ पे गाड़ी चलाएं। ठीक है, वो किसी के घर के अंदर गाड़ी ले जाएं। ठीक है, तो उस तरीके से अगर हर बंदा यही सोचेगा कि मैं आजाद हूं और मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो फिर तो समाज में अनाकी आ जाएगी। उसमें कोई जो है लॉ एंड ऑर्डर यानी ऑर्डर कोई भी नहीं रहेगा, उसमें कोई सिस्टम कोई भी नहीं रहेगा कि जिसकी भी मर्जी आएगी चोरी कर लेगा, को कत्ल कर लेगा, को कुछ कर लेगा। तो इससे सोशल अनाकी आ सकती है। इसीलिए हम ये मानते हैं कि लिबर्टी जो इंडिविजुअल है यानी इनफरादी आजादी, वो सोशल अनाकी को जन्म दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई शुड वी नॉट फील ऑफेंडेड व्हेन स्टॉप्ड बाय ए ट्रैफिक पुलिसमैन। राइटर ने हमसे ये कहा कि जब भी हमें कभी ट्रैफिक वाला पुलिस वाला जो है वो रोकें, ट्रैफिक पुलिस वाले, तो हमें जो है ऑफेंड नहीं होना चाहिए, हमें गुस्सा या बुरा नहीं मानना चाहिए। क्यों? तो इसका जवाब ये है कि उन्होंने हमें रोका इसलिए है और दूसरी तरफ की गाड़ियों को जाने इसलिए दिया है कि अगर वो किसी को नहीं रोकेंगे तो हर कोई एक दूसरे के रास्ते में आ जाएगा, तो कहीं पहुंच नहीं पाएंगे हम। तो सबको आजादी मिले रोड पे चलने की, इसलिए वो टाइम टू टाइम क्या करते हैं, कुछ कुछ लोगों की आजादी जो है उसको कटेल कर लेते हैं। एक तरफ से गाड़ी रोकते हैं और दूसरी तरफ से चला देते हैं।
तो ये पुलिस वाले जो हैं, ये जो सिंबल है ये टिरनी का यानी हुक्मरानी का जो है वो सिंबल नहीं है, ये सिंबल है आजादी का, क्योंकि सबको फिर आजादी मिलेगी। एक किसी को आजादी नहीं मिलनी चाहिए ना, सबको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द लिबर्टी वन हैज इन ड्रेसिंग टू प्लीज वन सेल्फ एंड इन प्लेइंग द ट्रम्बोन एट नाइट। कि क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है दो आजादी में। एक आजादी वो कि जिससे मैं जो मर्जी चाहूं पहनूं, जैसा मर्जी चाहूं बाल खुले रख के या चप्पल पहन के या नंगे पैर जो है बाजार में निकल जाऊं, या दूसरी जगह कि मैं ट्रम्बोन बजाऊं रात को। तो इनकी आजादियों में ये फर्क है क्या कि चाहे मैं गौन पहन के जो है वो बाजार में घूमूं, चाहे लंबे बाल करके, चाहे चप्पल पहन के, चाहे नंगे पैर, तो मुझे कोई जो है वो रोक नहीं सकता। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी तरीका पसंद ना आए, लेकिन ये उनका व्यू है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जहां तक बाजा बजाने का सवाल है, तो रात को अगर मैं बाजा बजाने लग जाऊं और मेरी आवाज जो है, मेरे बाजा बजाने वाली आवाज जो है वो मेरे पड़ोसियों को तंग करे, डिस्टर्ब करे, तो ये मेरी आजादी नहीं है, मैं उनकी आजादी में खलल डाल रहा हूं। जो पहली आजादी जिसकी बात की वहां पे कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसमें लिमिट है, इसमें रिस्ट्रिक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द ट्रूथ इज दैट आई नेवर रेड ब्लू बुक फॉर प्लेजर, आई रेड देम फॉर द वेरी हम्बल पर्पज ऑफ टर्निंग एन ऑनेस्ट पेनी आउट ऑफ देम। राइटर कहते हैं कि सच्चाई तो ये है कि मैंने ब्लू बुक यानी ऑफिशियल रिकॉर्ड वाली बुक कभी प्लेजर के लिए, कभी मजे के लिए नहीं पढ़ी। मैं सिर्फ इसलिए पढ़ता था ताकि मैं ईमानदारी के कुछ पैसे कमा सकूं। तो ऑप्शन है, मतलब हर इसके सवाल के जवाब देने, 3 आगे और सवाल है। व्हाट डज द राइटर मीन व्हेन ही सेज ही नेवर रीड्स ब्लू बुक्स फॉर प्लेजर। इसका क्या मतलब है कि वो कभी भी ब्लू बुक नहीं पढ़ते मजे के लिए। तो इसका मतलब यही है कि ये बेसिकली उनका काम है और वो ऑफिशियल रिकॉर्ड में जो है वो चेक करके अपना जॉब पूरी करते हैं। व्हाट इज अ ब्लू बुक, व्हाई डज ही रीड देम। ब्लू बुक क्या है और राइटर्स को क्यों पढ़ता है। ब्लू बुक एक ऑफिशियल रिकॉर्ड की किताब है, उसमें रिकॉर्ड्स हैं, सारा हिसाब वगैरह सब कुछ है, और ये राइटर इसलिए पढ़ता है क्योंकि ये उसका जॉब है। एक्सप्लेन टर्निंग एन ऑनेस्ट पेनी आउट ऑफ देम। इसका क्या मतलब है कि ईमानदारी की एक पैसा जो है निकालना। तो इसका मतलब यही है कि अपना काम जो है वो पूरी लगन से, पूरी मेहनत से अपने फर्ज की अदायगी करना। नेक्स्ट है, एज आई रेसल्ड विद क्लॉजेस एंड सेक्शंस हिज वॉइस रोज लाइक अ गेल। जैसे जैसे मैं अपने सेक्शंस को, मतलब किताब के अंदर जो सेक्शंस थे, जो क्लॉजेस थी, उनको पढ़ रहा था, देख रहा था, उनको समझने की कोशिश कर रहा था, तो उस बंदे की आवाज जो है वो एक गेल की तरह, एक चील की तरह जो है वो उठ रही थी, मतलब बार बार ऊंची हो रही थी। इसमें एक और ए जो है वो कह रहा है, हु डज हिज रिफर टू। हिज जो है वो किसको रिफर किया, किसके बारे में बात हो रही है। तो हिज उस बंदे के बारे में बात हो रही है जो कि बहुत ऊंचे जो है वो आवाज कर रहा है रेल के डब्बे में। व्हाट डज दिस डिस्क्रिप्शन इम्प्लाई। इस डिस्क्रिप्शन का, ये जो इमेज इसने यूज की है कि एक गेल की तरह, एक चील की तरह, एक परिंदे की तरह उड़ती है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे परिंदा जो है उड़ता जाता है, उस हाइट जो है पकड़ता रहता है, वैसे वैसे इस बंदे की आवाज भी जो है ऊंची हो रही है। What were the topics being discussed by the speaker? वो जो बोलने वाला था वो कौन कौन से टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा था। तो पहले तो वो डिस्कशन कर रहा था अपने खानदान के बारे में, अपने बेटों के बारे में, फिर जंग के बारे में, फिर उसके बाद जंग में जो जनरल्स थे या पॉलिटिशियन हैं जो, उनकी क्या खामियां हैं। फिर वो इस बारे में डिस्कशन कर रहा था कि फ्रेंच ने कहाँ गलती की, जर्मन ने कहाँ गलती की। Were they interesting? What was their effect on the writer? क्या वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स थे, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे, और राइटर पे क्या असर पड़ा। तो वो किसी और के लिए शायद इंटरेस्टिंग होंगे जिसने ना सुना हो, लेकिन राइटर ये बातें पहले भी सुन चुका था, इसलिए वो राइटर के लिए इंटरेस्टिंग नहीं थे, और इससे इफेक्ट ये पड़ा राइटर पे कि वो अपनी ब्लू बुक पे काम नहीं कर पाया और उसने किताब बंद कर दी। The writer has used another comparison to convey his feelings about the speaker's voice. Quote the line from the lesson. What is such a comparison called? कि राइटर जो है वो एक और कंपैरिजन किया है, कि मेटाफर का इस्तेमाल किया है, या किसी कंपैरिजन करने वाली किसी लिटरेरी डिवाइस का जो है वो कंपैरिजन किया है, और वो कौन सा है और उस लाइन को जो है वो आप बताओ। तो इसमें हम देखते हैं कौन सी है वो। हाँ, ये
पेज नंबर 144 में जो सेकंड पैराग्राफ है उसके लास्ट में है, इट वॉज लाइक अ बैरल ऑर्गन ग्रोनिंग आउट सम अनइंटरेस्टिंग सॉन्ग ऑफ लॉन्ग अगो। यानी उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कि एक म्यूजिक को बाजा जो है वो बज रहा हो और जिसमें बड़ा ही बकवास सा म्यूजिक जो है वो बड़ा ही बकवास गाना जो है कोई बजा रहा हो। ठीक है, और इसमें कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है ये आपने, कौन सी कंपैरिजन का इस्तेमाल हुआ है ये आपने खुद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट राइट माय डियर सर डू यू गो अलोंग आवर हाईवे अटरिंग दैट हिडियस कर्स ऑन ऑल हु इम्पीड योर पाथ। राइटर कहता है कि आपकी हक से मेरे प्यारे सर, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे सर के इस हमारी हाईवे पे चलते हो और इस बुरी बददुआ को जो है बजाते यानी इस पूरे हॉर्न को बजाते हो, किस हक से। क्वेश्चन है ए, हु इज द राइटर डिस्कसिंग इन दिस लाइन। इस लाइन में राइटर किसको डिस्कस कर रहा है। तो इस लाइन में राइटर डिस्कस कर रहा है किसको, उन मोटर कार वालों को, उन गाड़ी चलाने वालों को जो कि जोर जोर से हॉर्न बजाते हैं, जिनके हॉर्न जो है वो किसी बददुआ से कम नहीं है। What is the hideous curse referred to in this line? Hideous curse किसको कहा गया है, बुरी बददुआ किसको कहा गया है, उस हॉर्न को जो कि वो बजाते हैं। What is this kind of behavior called? इस बिहेवियर को क्या कहते हैं। ठीक है, इस बिहेवियर को क्या कहेंगे, इस बिहेवियर को हम कह सकते हैं रूड बिहेवियर कह सकते हैं। एक्सप्लेन इम्पीड योर पाथ। इम्पीड योर पाथ का मतलब क्या हो, इम्पीड योर पाथ मतलब आपके रास्ते में आए। नेक्स्ट है, इट इज द लिटिल हैबिट्स ऑफ कॉमन प्लेस इंटरकोर्स दैट मेक अप द ग्रेट सम ऑफ लाइफ एंड स्वीटन और मेक बिटर देयर द जर्नी। के राइटर ने अभी लास्ट में कहा कि ये छोटी छोटी चीजें जो हमारी जिंदगी में होती हैं, छोटी छोटी आदतें जो कि हमारे जिंदगी को मीठा या कड़वा बना सकती हैं। क्वेश्चन है ए, व्हाट इज द जर्नी बीइंग रिफर्ड टू हियर। किस जर्नी, किस सफर के बारे में बात की जा रही है। तो ये सफर जिंदगी का, जिंदगी के बारे में बात की जा रही है। हाउ कैन द जर्नी बी मेड स्वीट। इस जर्नी को, इस सफर को कैसे मीठा किया जा सकता है। तो इससे मीठा इस तरीके से किया जा सकता है कि जो जो छोटी छोटी अच्छी अच्छी बातें हैं, एक दूसरे के साथ इखलाक से रहना, एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे की प्राइवेसी की इज्जत करना, सेल्फ रिस्पेक्ट से रहना, इन चीजों से हमारी लाइफ स्वीट रह सकती है। एंड व्हाट मेक्स अ जर्नी बेटर, कौन सी चीजें इस सफर को कड़वा बना सकती हैं, वो ये कि एक दूसरे की इज्जत न करना, एक दूसरे को डिस्टर्ब करना, एक दूसरे को जो है वो खलूस से जो है वो बात ना करना, इन सारी चीजों से जिंदगी कड़वी हो सकती है। एक्सप्लेन कॉमन प्लेस इंटरकोर्स। कॉमन प्लेस इंटरकोर्स का मतलब हो गया हमारे जो आपस में जो वार्तालाप, हमारा जो लेन देन है, कि बातचीत करना, किसी के साथ खेलना, किसी के साथ बिजनेस करना, ये सब इंटरकोर्सेज में आता है। और कॉमन प्लेस का मतलब हो गया आम, जो मतलब आम हम करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो है समझ आ गई होगी इस चैप्टर की। ये आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आपने ये करना है, इसके क्वेश्चंस आंसर जो है वो लिख के ग्रुप में शेयर करने हैं। ठीक है, और ग्रुप में शेयर करने के बजाय आप ये करें कि आप हर बंदा जो है वो क्या करे कि मेरे को अलग से जो है मैसेज जो है मतलब फोटो जो है वो अपने होमवर्क का भेजे व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।